जी, जय हिंद बंधुओं। चलिए देखते हैं कि फॉर्म नंबर 16 हम लोग कैसे भरेंगे। आइए एक-एक करके हम लोग देख लेते हैं कि किस कॉलम में हमको क्या भरना है। चाहे वो हमारे कोई भी बीपीएससी शिक्षक हों, चाहे वो टीआरई 1 में पास हुए हों या फिर टीआरई 2 में जॉइन किए हों या फिर टीआरई 3 में, या फिर कोई भी हमारे विशिष्ट शिक्षक हों जो नियोजित से विशिष्ट बने हैं, यानी कि जो भी हमारे पास एक्सक्लूसिव टीचर हैं वो, या फिर जो भी हमारे पास पंचायत टीचर हैं, यानी कि जो भी हमारे पास नियोजित टीचर हैं वो कैसे अपना फॉर्म 16 भरेंगे। आइए उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यही प्रोसेस सभी को फॉलो करना है। हो सकता है कि किसी के सैलरी से पीडीएफ कटा होगा तो वो लोग कैसे भरेंगे, और किसी की सैलरी से पीडीएफ नहीं कटा होगा तो वो लोग कैसे भरेंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला कॉलम दिया है इसमें क्या पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है कि नेम क्या है और एड्रेस क्या है किसका, एम्प्लॉयर का। जो हमारा नियोक्ता है, जिसने हमारी नियुक्ति की है, यानी कि जहाँ पे हमको पैसा मिल रहा है काम करने के बदले, उसका एड्रेस क्या है। तो यदि यहाँ पे देखा जाए तो जनरली हम लोग क्या भरेंगे कि यहाँ पे हमारा जो नियोक्ता है तो हमको पैसा कहाँ से मिलता है, तो आपके जिले के कोषांग से मिलता है। तो आपका ज़िला कौन सा है, तो जो ज़िला है वहाँ का सबसे आसानी से डीईओ ऑफिस का एड्रेस लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमको जो पेमेंट मिलता है वो हमारा डीईओ भोजपुर से मिलता है, तो हम यहाँ पे भोजपुर ज़िला अपना दे दिए कि डीईओ भोजपुर। यहाँ पे हमारा नेम और एड्रेस हो गया एम्प्लॉयर का। अच्छा, दूसरा कॉलम में भाई क्या कह रहा है, तो दूसरा कॉलम में कह रहा है कि नेम और एड्रेस क्या है एम्प्लॉय का, यानी कर्मचारी का नाम और पता क्या है। सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ पे पता जो है ना अपने घर का नहीं लिखिएगा। यहाँ पे पता जो आपको लिखना है वो आपको लिखना है आपके विद्यालय का, ना कि आपके घर का। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे मेरा नाम है सुशील कुमार, तो मैंने अपना नाम लिख दिया। और मेरा विद्यालय क्या है, तो वो प्राथमिक विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल है, तो मैंने अपना प्राइमरी स्कूल और यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देंगे। ठीक है, चूंकि मैं अपना एड्रेस नहीं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे अपने विद्यालय का पता लिखने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा कि पैन, यहाँ देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पैन या आधार नंबर किसका, डिडक्टर का। जो डिडक्टर कौन होता है भाई, तो जो हमको सैलरी भेजता है, यानी कि जो कोषांग हमको सैलरी भेजता है वो हमारा डिडक्टर हुआ। वही हमारा टीडीएस काटता है और इनकम टैक्स को जमा कर देता है। एक तो उसका यहाँ पे हमको क्या डाल देना है, पैन नंबर, और यहाँ पे उसका क्या डाल देना है, टैन नंबर। अब प्रश्न ये है कि ये मिलेगा कहाँ से, तो ये या तो आपके ग्रुप में आ जाता है जब ये फॉर्म 16 मांगा जाता है, तो जो भी हमारे हेड टीचर होते हैं या प्रधान अध्यापक होते हैं उनके ग्रुप में ये चीज़ें भेज दी जाती हैं। आप वहाँ से पता करके यहाँ पे सिंपल सा पैन नंबर और यहाँ पे टैन नंबर क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला जो कॉलम है, अगला कॉलम कह रहा है कि हमारे पास पैन या आधार इसका, कर्मचारी का। तो सीधी बात है, हम कर्मचारी हैं तो हमारा तो पैन नंबर है ही है, तो हमको यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल देना है। जैसे मेरा पैन नंबर है HCCP डॉट 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 लास्ट में N, तो हमने यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल दिया। एक सिक्योरिटी पर्पज हम अपना पूरा पैन नंबर यहाँ नहीं डाल सकते, यहाँ सिखाने के लिए बस यही कह सकते हैं कि आप अपना यहाँ पे पैन नंबर डाल देंगे, बाकी इसको ब्लैंक छोड़ देना है। अब ये है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कह रहा है कि सीआईटी टीडीएस का एड्रेस चाहिए। तो सीआईटी सबसे पहले क्या होता है, तो इसको आप लोग जान जाइए। तो जो सीआईटी हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये क्या होता है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो होता है वो सभी जोन के लिए अलग अलग होता है। ये क्या होता है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये इनका जो पता होता है ना वो सब अलग अलग होता है। तो सबसे बढ़िया रहेगा कि आप इसको या तो छोड़ दीजिए, या फिर यदि आपको मालूम है कि आपका जोन कौन सा है तो आप उसका यहाँ पे पता लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलिए अगले कॉलम में आते हैं। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि असेसमेंट ईयर। जाहिर सी बात है कि हम लोग 2026-27 असेसमेंट ईयर के लिए फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2026-2027। ठीक है, अब यहाँ आगे हमसे कॉलम में पूछ रहा है कि पीरियड विथ द एम्प्लॉयर फ्रॉम टू, यानी कि यहाँ पे सीधी बात है, यहाँ पे किस फाइनेंशियल ईयर का, हम लोग किस वित्तीय वर्ष का हम लोग यहाँ पे अपना डाटा दे रहे हैं। तो हमारा वित्तीय वर्ष जो भी हमारा असेसमेंट ईयर होता है उसका 1 साल का पहले होता है। यदि 25-26 लिखे हैं या 26-27 लिखे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2025 से 2026। फाइनेंशियल ईयर से जो असेसमेंट ईयर होता है वो 1 साल आगे का होता है असेसमेंट ईयर। ठीक है, यानी कि हम लोग 25-26 जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसका हम लोग डाटा दे रहे हैं 2026 असेसमेंट ईयर में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हमको कुछ चीज़ें भरनी है। पहली बात तो देखिए यहाँ पे जो कह रहा है ना कि आप जो अमाउंट लिए हैं या फिर जो भी रिसीट नंबर है उसका यहाँ पे आपको चीज़ें डिटेल्स भरनी होती है, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे कितना आपको अमाउंट पहले क्वार्टर में, यानी कि मार्च, अप्रैल और मई, 3-3 महीने का क्वार्टर बनेगा, तो इस 3 महीने में आपने कितनी सैलरी उठाई है यहाँ पे आप भर दीजिए। उसके आगे जून, जुलाई, अगस्त में कितना उठाया है, ठीक। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कितना उठाया है, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कितना उठाया, चौथे में भर जाएगा। और सबसे बढ़िया है कि आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। और यहाँ पे आप पे कितना टैक्स लगा है, कितना मतलब उस पे आपका टीडीएस कटा है, वो सब इसमें भरना होता है। तो आप क्या करेंगे, जो भी हमारे महिला चाहे शिक्षक हो चाहे पुरुष शिक्षक हों, वो बीपीएससी हो चाहे नियोजित हो चाहे हमारे पास विशिष्ट हो, आप क्या कीजिएगा कि इसको आप वैसे ही छोड़ दीजिएगा। इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक। अब आप नीचे आएंगे, ठीक। तो नीचे हमारे पास कह रहा है कि टैक्स, टैक्स डिपॉजिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिडक्टी, ठीक। कि आपने टैक्स कितना जमा किया, देखिए इसमें 12 महीने हैं, ठीक। मार्च से लेकर फरवरी तक कितना आपका टीडीएस कटा है, आप चाहें तो यहाँ पे भर सकते हैं। आप स्टेटमेंट से भी देख सकते हैं कि आपका टैक्स कटा है कि नहीं कटा है। हालांकि जो भी है TRE 1, TRE 2, TRE 3 या फिर नियोजित या फिर विशिष्ट, इनका किसी का भी मतलब टैक्स जो है वो कटा अभी नहीं होगा टीडीएस का। तो इसलिए इसको आप सीधा क्या करेंगे, नील कर देंगे, ठीक। क्या करेंगे, इसको सीधा नील कर देंगे और यहाँ पे नील लिख करके जीरो कर देंगे, यानी कि आपका नहीं कटा है। यदि जो पुराने बीपीएससी वाले शिक्षक हैं 1998 वाले, 1998 वाले, तो उनका कटता है तो वो लोग अपना लिखेंगे कि उनका कितना यहाँ पे कटा है। बाकी हम लोगों को या फिर जो भी नियोजित भाई हैं उनको नहीं लिखना है। बाकी ये है डिपॉजिट कैसे किए हैं, चालान का आइडेंटिफिकेशन नंबर देना है। तो भाई हमारे पास जब वो टीडीएस हमने भरा ही नहीं है एडवांस पे, तो हम काहे लिए इसको दिखाने जाए, तो ये हमारे पास नील हो जाएगा, ठीक। ये सब चीज़ यदि चाहें ना तो ये पूरा का पूरा डाटा, ये दोनों डाटा आपको कहाँ से मिल सकता है, तो इनकम टैक्स पोर्टल से भी आप लोग चाहें तो अपना फॉर्म 16 डाउनलोड कर करके चेक कर सकते हैं कि ये चीज़ें आपकी कटी है कि नहीं, ठीक। लेकिन हम लोग का चूँकि नहीं कटता है इसलिए इसको नील कर देना है। अब देखिए, अब आगे आते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कि वेरिफिकेशन, यानी कि वेरीफायर आपका कौन है। तो यहाँ पे जो हमारे डीडीओ हैं उनका यहाँ पे नाम होगा। जैसे हमारे ज़िले के जो डीडीओ हैं भोजपुर के, उनका यहाँ पे नाम हो जाएगा। जैसे सर का नाम क्या है, रमेश कुमार, रमेश कुमार पाल। और वहाँ इनके पिते का नाम, और ये पे क्या है, यहाँ पे डीडीओ कम डीपीओ स्थापना, ESTD स्थापना भोजपुर, ठीक। बाकी हमारा क्या है भाई, यहाँ पे तो नील है, तो हम लोग क्या दिखा देंगे कि हमारा जो कुछ भी देखिए यहाँ पे दिया है, डिडक्ट कितना हुआ है और कितना आपने डिपॉजिट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो हमने कुछ जमा जमा ही नहीं किया है, तो हम क्या लिख देंगे, नील। और ये हमारा नील हो जाएगा। तो ये तो पहला हिस्सा आसानी से आप भर लेंगे, ठीक। पहला हिस्सा एकदम आसानी से भर लेंगे। आपको दिक्कत कहाँ होगी, दूसरे हिस्सा यानी कि पार्ट बी भरने में। ये जो पार्ट है ना, इसको भरने में आपको दिक्कत होगी, ठीक। तो ये भी आसानी से कैसे भरेंगे, इसको मैं बता देता हूँ आपको, ठीक। इसको भरने से पहले आपको क्या करना होगा कि आपको जो तीसरा पेज मिला होगा सैलरी वाला, कटौती वाला, कितना आपका वेतन आया, इसको मैंने यहाँ पे लगा लिया है कि वित्तीय वर्ष आपको 25-26 में कितना वेतन मिला है। ये यदि आप निकाल लेते हैं तो ऊपर का जो पार्ट बी है, तो ये जो पार्ट बी है इसको आप आसानी से भर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपना ये सैलरी वाला डिटेल्स कैलकुलेट कर लेना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, इसमें कैसे कहाँ क्या भरना है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा नाम पूछा है तो हम यहाँ पे अपना नाम दे देते हैं, ठीक। सुशील कुमार, पद का नाम विशिष्ट शिक्षक, ठीक। यहाँ पद का नाम, और यहाँ पे कार्यालय है प्राथमिक विद्यालय, जो भी मेरा प्राथमिक विद्यालय है, ठीक। यहाँ पे ये चीज़ें आप भर देंगे, ठीक। अब देखिए मार्च का हमारा वेतन कितना मिला था, ठीक। हमारा महंगाई भत्ता कितना मिला था, मकान किराया कितना मिला था, चिकित्सा कितना मिला था। चिकित्सा तो चूँकि सबका क्या होता है, 1,000 रुपये कॉमन होता है, तो इस सभी में क्या हो जाएगा, 1,000। सभी में क्या हो जाएगा, 1,000। इसको आपको लिख देना है समझाने के लिए, मैं बस इसको
एज इट इज़ कर दे रहा हूँ। ठीक है, हम लोग को शहरी भत्ता मिलता नहीं है, परिवहन भत्ता मिलता नहीं है, और कोई हम लोग को भत्ता मिलता नहीं है। अब हमारे पास यहाँ है कुल आय, यानी कि जो हमारा मूल वेतन है, महंगाई भत्ता है, मकान किराया है, इसको जोड़ने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस इनकम हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा ग्रॉस सैलरी। यहाँ पे हमारा कितना जोड़ने के बाद आ रहा है, इसको लिख देंगे। अब देखिए, बाकी हमारा भविष्य निधि में, यानी कि कितना हमारा पैसा कटता है इसमें, एनपीएस में, और जो हमारे नियोजित शिक्षक होंगे, महिला शिक्षक या पुरुष शिक्षक, उनका ईपीएफ कटता है, तो उनका तो फिक्स होता है कि 1800 रुपये कटता है। लेकिन जो कुछ भी कटता है वो एनपीएस और जीपीएफ में अलग कटता है। तो एनपीएस और जीपीएफ में कितना कटता है, मूल वेतन और महंगाई भत्ता का कितना कटता है, 10%। यहाँ पे आप लिख देंगे इतना है, 3750 रुपये कटता है। तो 3750 कहाँ तक कटा था, तो 3750 हमारा कटा था पूरा नवंबर तक, क्योंकि दिसंबर में हम लोग का डीए बढ़ गया था, तो दिसंबर में कितना कटा था, 3950 रुपये। ठीक, तो ये लिख देंगे। मूल वेतन मार्च में हमारा कितना था, तो 25,000 था, तो यहाँ 25,000, यहाँ 25,000। ठीक, ऐसे करके हमने क्या किया, पूरा अपना नवंबर तक या दिसंबर तक लिख दिया। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं जिनका इंक्रीमेंट लग गया है। ठीक है, कुछ लोग का इंक्रीमेंट कब लगता है, तो जुलाई में लगता है, और कुछ लोग का इंक्रीमेंट कब लगता है, जनवरी में लगता है। तो यदि आपका जनवरी में लगा है, तो आप जनवरी में इंक्रीमेंट बढ़ा करके आप लिख दीजिए, और उस पर आप डीए निकाल लीजिए, एचआरए निकाल लीजिए, और मेडिकल तो सेम होगा, और उसको जोड़ करके यहाँ पे आप अपना क्या कीजिए, ग्रॉस सैलरी निकाल लीजिए। ठीक, इसको समझाने के लिए मैंने क्या किया है, ये एक्सेल सीट भी तैयार किया है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। देखिए, ये जो मेरा एक्सेल सीट है, इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस एक्सेल सीट पे आपको क्या करना है, सिंपल सा आपका डाटा कैलकुलेट कर लेना है। ठीक, जैसे ये मेरा एक एक्सेल सीट है। ठीक, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हमारा, तो सब कुछ नाम वगैरह तो आप लोग देख ही लिए कि हम लोगों ने भर लिया, तो हमने इसको कैलकुलेट करके रखा है। आप भी क्या करें, चाहें तो आप इसका यूज कर सकते हैं। एक्सेल सीट का कैसे यूज करना है ये भी देख लीजिए। हमको क्या करना है, सिंपल सा ब्राउज़र ओपन करना है, क्रोम ब्राउज़र। ठीक, कोई ब्राउज़र आप ओपन कर लीजिए, जो ब्राउज़र आप ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, यदि आप क्रोम चला रहे हैं तो क्रोम, फायरफॉक्स चला रहे हैं तो फायरफॉक्स, आप सीधा उसको ओपन कर लीजिए। मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना फायरफॉक्स ओपन कर लिया, और मैं अपना लिंक जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे wanidesk.com/form16.html, यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक कर लीजिए। देखिए, ये यहाँ पे आ गया। लेकिन चूंकि इसको हमने क्या किया है, केवल पे इस चीज़ को हमने क्या कर दिया, केवल इसको हमने व्यू मोड में रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो व्यू ओनली मोड में है। तो फिर आप इस पर वर्क कैसे करेंगे, इसमें तो कुछ एडिट हो नहीं पाएगा, कुछ भी एडिट नहीं हो पाएगा। तो आप वर्क कैसे करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मैंने रखा है कि मेक एडिटेबल कॉपी। आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो इस पर एक कॉपी बनाने के लिए आपको कहेगा, तो आप इस पर बस क्लिक कर दीजिए, तो आपका एक कॉपी ओपन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आपका ओपन हो गया। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सैलरी में डिटेल्स, यहाँ पे बेसिक डिटेल्स जो दिया गया है इसको आपको भर देना है। जैसे आपका पैन नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिए, जो कुछ भी आपका पैन नंबर हो आप यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए कि मेरा SCCPS ऐसे कुछ करके था, तो मैंने अपना पैन नंबर डाल दिया, नाम डाल दिया। ठीक, आप विशिष्ट शिक्षक हैं कि TRE 1 के हैं, TRE 2 के हैं, TRE 3 के हैं, कि पंचायत टीचर हैं, कि प्रखंड शिक्षक हैं, आप यहाँ पे वो डाल दीजिए। आप अपने स्कूल का नाम डाल दीजिए यहाँ पे। फिर आपकी बेसिक सैलरी मार्च की कितनी थी, मेरा तो 25,000 था। ठीक, नियोजित शिक्षकों का कम या ज़्यादा हो सकता है, वो अपना यहाँ डाल देंगे। यहाँ पे आपको ये भी दिखाया गया है कि क्या आपका इंक्रीमेंट जुलाई में लगता है, तो आप केवल यहाँ कर दीजिए यस। जब यस करेंगे तो ऊपर का सीट ऑटोमेटिक आपका इंक्रीमेंट कहाँ से लगा देगा, जुलाई से। जुलाई से इंक्रीमेंट यहाँ पे लग गया, और ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, तो बस ये डाटा आपको भर देना है। यहाँ पे डीए आपको कितना मिलता है, ये जो ऑप्शन दिया है कि प्रोसीड विथ जनवरी फरवरी, यानी कि आपको जनवरी फरवरी का भी TDS फॉर्म में देना है, तो भाई सबको देना है, इसलिए यहाँ पे यस है। बाकी जो नियोजित हैं वो लोग अपना यहाँ पे क्या चूज करेंगे, EPF। ठीक, तो उनका EPF ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। कितना HRA मिलता है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक, कितना आपका डिडक्ट हुआ था,
जैसे हम लोग का 1,000 रुपये कटा था तो 1,000, किसी का 2,000 कटा होगा तो 2,000 प्रोफेशनल टैक्स जो होता है, जो सितंबर में कटता है, वो कितना आपका कटा था। ये सब डालने के बाद आप सिंपल क्या करेंगे, आपका पूरा का पूरा ये वाला जो फॉर्म था, अब आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो ये वाला फॉर्म था वो आपका पूरा का पूरा क्या हो गया है, तैयार हो गया है। ठीक, ये जो हम लोग फॉर्म देख रहे थे, ये है हमारे पास फॉर्म 16। हाँ, ये वाला जो फॉर्म था हमारा पूरा क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक, अब इसी को क्या करना है, बस सिंपल सा जब वो तैयार हो जाएगा तो आपको सिंपल ही क्या करना है, यहाँ पे जो ये पार्ट बी है इसको भर देना है। इसको देख लीजिए कहाँ क्या भरना है। पहला कह रहा है ग्रॉस सैलरी, तो अब आप आएंगे कहाँ पे, अपने उस एक्सेल सीट पे, या फिर जो आप यदि ऑफलाइन लिख लिए हैं तो उस पे आएंगे। नीचे देख लीजिए, हम क्या करते हैं, एक्सेल सीट को ओपन करते हैं। ठीक, ये है हमारा एक्सेल सीट, ये हमारा ओपन हो गया। तो हमने जब इसको ओपन किया तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कितना आ गया है भाई। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो हमारा ये है कुल आय, हमने कितना एक साल में पूरा कमाया है सैलरी से, वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया है। कितना है, 4,89,563। यही हमारा क्या है, ग्रॉस सैलरी है। यहाँ पे जो हमारा आया है शुद्ध आय, ये हमारा होता है नेट सैलरी, यानी कट कुटा के जो मिलता है वो नेट इनकम हो गया। और ग्रॉस इनकम क्या हो गया, जो बिना कटे हमारा होता है। ठीक, तो हमारा पूरा बिना कटे 12 महीने में कितना मिला है भाई, तो 4,89,563। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली यहाँ पे ग्रॉस सैलरी में, जो यहाँ पे हमसे ग्रॉस सैलरी पूछ रहा है, यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे, लिख देंगे। तो कितना था हमारे पास, तो ये था हमारे पास 4,89,563। हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया, कितना लिखा, 4,89,563। ये हमारा क्या हो गया, ग्रॉस हो गया, ग्रॉस सैलरी हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये सब कुछ और भी हमें मिलती हैं, उसको यदि आपको मिलता है तो इसको इसके अकॉर्डिंग जो भी आपके प्रॉफिट होती हैं सैलरी पे, या फिर जो कुछ भी हमारा मतलब ब्याज हो जाता है। तो अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे आपको बता दिया कि यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका ग्रॉस सैलरी लिख देना है। फिर अगला जो कॉलम होगा वो आपका होगा टोटल डी में, यानी कि टोटल डी में आप कितना लिख देंगे, 4,89,563। ठीक, जब आपने इतना किया 4,89,563, तो अब आपको आगे आना है। आगे जब आप आएंगे तो आपको अब कौन सा भरना है, स्टैंडर्ड फॉर्म का, तो यहाँ पे सब पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या भरना है। देखिए इसमें भरना है, ये हमको भरना है 3 नंबर में, टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भर देंगे, भर देते हैं 3 नंबर में। चलिए इसको 3 नंबर में भर देते हैं। दो, ये रहा टोटल हमको कितना रिसीव हुआ है भाई, तो ये हमको रिसीव हुआ है 4,89,563 रिसीव हो गया है। ठीक, अब इसके बाद हमको कौन सा कॉलम में भरना है, तो देखिए 16 के अंतर्गत हमको 75,000 की छूट मिलती है, लेकिन याद रखिएगा ये छूट हमको न्यू टैक्स रिजाइम में मिलती है। यदि आप न्यू टैक्स रिजाइम चूज करेंगे तभी आपको कितना मिलेगा, 75,000 का डिडक्शन मिलेगा, अन्यथा आपको 50,000 माइनस करना होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है यहाँ पे हम लोग 75,000 लिख देंगे कि इतना सबको, जितने भी सैलरी वाले कर्मचारी होते हैं सबको ये मिलता है, तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे। ठीक, अब टोटल डिडक्शन कितना हो गया, यहाँ पे हमको 75,000 का छूट करना है। देखिए यहाँ पे दिया भी है कि 75,000 का आप छूट कर दीजिए। ठीक, अंडर सेक्शन जो कुछ भी यहाँ पे लिखा भी है कि किस में घटाना है किस में जोड़ना है। ठीक, तो 75,000 माइनस कर देंगे किस में से, 4,89,563 से। अब यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ यहाँ पे एक्सेल पे आपको मिल जाएगा, कुछ आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ वहाँ पे आपको दिखेगा। देख लीजिए यहाँ पे हमने 75,000 जब देख लिया यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 75,000 हो गया। फिर उसको घटाने के बाद कितना आया, 4,14,563। तो उसके हम नीचे वाले कॉलम में क्या करेंगे, लिख देंगे। चलिए उसको लिख देते हैं, 4,14,563।
4,14,563। जितना भी आया हो सकता है कि 4,14,563 हमने, यानी कि इतना पे हमको अब टैक्स देना है। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि जो टैक्स है, यहाँ पे आप पाएंगे जब 17 क्या बोलते हैं 11 नंबर सीरियल नंबर 11 पे, तो टोटल डिडक्टेबल अमाउंट के साथ हमको क्या करना है कि टैक्स कितना हमको लगा है। तो आपको मालूम है कि 0 से 4 लाख तक आपको 0 रुपये यानी कि नील टैक्स देना होता है। तो हमारा कितना अमाउंट टैक्सेबल है, तो हमारा टैक्सेबल अमाउंट है 4,14,563। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 लाख तक अमाउंट कितना हो गया 0। अब उसके आगे हमको क्या करना है, जो भी हमारा आया है 4 लाख, देख लेते हैं 4,14,563, यानी कि 14,563 पे अब हमको कितना देना पड़ेगा। जब आप 4 लाख से 8 लाख के बीच में आते हैं तो आपको देना पड़ता है 5%। तो इसका हम लोग 5% निकाल लेंगे। ये आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको आपके एक्सेल में कैलकुलेशन हो चुका है। तो अब बस आप यहाँ पे एक्सेल सीट को देखिए, ये रहा। हाँ, यहाँ पे सब कुछ आपको कैलकुलेट होके पता चल गया है। देखिए 14,563 में हमको क्या करना है, इतने पे हमको टैक्स 5% देना है। तो वो टैक्स कितना बना है 730 रुपये का। ठीक, और वो 730 रुपये क्या हो जा रहा है, माफ़ हो जा रहा है। किसके अंतर्गत, रिबेट अंडर सेक्शन 87 के अंतर्गत। ये जो अंडर सेक्शन यार, इसमें हम लोग देख लेते हैं, शेड्यूल में आपको पता चल जाएगा। यहाँ शेड्यूल भी है, यहाँ लिखा है कर आयु, यहाँ पे दिया है शायद 12 लाख, ये रहा 87 ए के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक आयकर की राशि में से 60,000 तक की छूट है। आपको क्या करना है, यदि 60,000 तक आपका इनकम टैक्स बनता है तो आपको क्या हो जाता है, छूट हो जाता है। तो चूंकि हमारा 730 रुपये ना बना है, हो 730 रुपये बना है तो वो छूट हो गया, यानी कि हमारा कितना टैक्स हो गया, टोटल नील हो गया। बस इतना ही आपको भरना है, और भर करके क्या कर देना है, सिग्नेचर करके सबमिट कर देना है। हो सकता होगा कि कुछ जल्दी बताने में छूट भी गया होगा, तो यदि कोई नई चीज़ समझ में आया हो तो आप बेहिचक कमेंट में बताइएगा। ठीक, लास्ट में आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ भी नील, ये भी नील, ये भी नील, और यहाँ पे आपने देखा कि टोटल टैक्सेबल इनकम कितना हो रहा था। तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो कितना दिखा रहा था हमारा टैक्सेबल इनकम, तो हमारा दिखा रहा था 730 रुपये। तो टोटल टैक्स ऑन इनकम 730 रुपये, और कितने पे कटा है, तो 14,563 पे कटा है 730, और ये रिबेट हो गया है, माफ़ हो गया है 730 रुपये। तो हमारा क्या हो गया, सब नील हो गया। ठीक है, यही चीज़ आपको भरना है बस। मेन है आपका, यदि आप ये वाला फॉर्मेट भर लिए हैं तब आपको बस लिखना है। इसी में समय है, और इसको भी हमने कैलकुलेट करने का आपको तरीका बता ही दिया है कि आपको मेहनत ना करना पड़े। सिंपली आप क्या कीजिए, जो दिया है वेबसाइट उस पर आप चले जाइए और अपना ऑटोमेटिक सब कुछ कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। हालांकि वीडियो तो 25 से 30 मिनट का हो गया है, इसके लिए क्षमा प्रार्थना।